तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हमने यहाँ से मॉक टेस्ट 6 को करना है। तो इस मॉक टेस्ट 6 में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस के रिलेटेड। हम यहाँ से उठा रहे हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन। फ़िलहाल हम मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे आपके मॉक टेस्ट आएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये फंक्शंस में है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है ये दी गई है। देखिए मैं फंक्शन को यहाँ से लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स जो मेरे पास है डैट इज़ ए माइनस एक्स एन होल टू द पावर 1/n, और a जो है ये ग्रेटर देन 0 है और n जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, और हमें वैल्यू निकालना है दिस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो असल में ये है कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। जब हम कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं फॉग एंड गॉफ, ठीक है। फॉग FOG एंड गॉफ, ठीक है, G ऑफ गॉफ। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हम उसमें पढ़ते हैं। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर उसकी क्वेश्चन जो है आगे इसी मॉक टेस्ट में मैंने रखे हैं, तो आप उनको देख के आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास है FOF, यानी कि ये एक आइडेंटिटी कंपोजिशन है, ठीक है। तो कंपोजिशन आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ मतलब ये आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी कंपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम वेरिएबल एक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर इसका जो वैल्यू है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स। पहले हमें इसका वैल्यू निकालना होता है, जो अंदर का जो एफ ऑफ एक्स है इसमें हमें इंट्रोड्यूस करने होते हैं वैल्यूज़, फिर जाके जो यहाँ से हमें वैल्यू निकलेगा फिर हमें ऑपरेट करना है इस फंक्शन पे, ठीक है। तो ये हम इसमें करेंगे। चलिए इसमें हम यही करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स होल टू द पावर 1/n। तो मेरे पास जो फंक्शन डैट इज़ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये मेरे पास है और इसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो बाहर का जो एफ है तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं ये एरो डालता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि मैं इस किस एफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप देख लीजिए कि अंदर का जो ये एफ ऑफ एक्स है इसमें मैं वैल्यू इंट्रोड्यूस करूँगा। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, इसके बदले में ये मैं इंट्रोड्यूस यहाँ से करता हूँ ए माइनस एक्स टू द पावर n होल टू द पावर 1/n, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओके। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को ऑपरेट करना है ओवर द फंक्शन दिस एफ। तो यहाँ से देख लीजिए आपके फंक्शन मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट कलर लेता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये जो मेरे पास है ये x, ठीक है। तो इस x में मुझे वैल्यूज़, क्योंकि जो फंक्शन है ना यहाँ से देख लीजिए आप वेरिएबल x है, तो x की जगह मुझे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये, तो x की जगह मुझे ये वैल्यू इंसर्ट करना है। तो क्या है वो वैल्यू, देख लीजिए आप। यहाँ से मुझे क्या करना है कि पहले मेरे पास इस फंक्शन को आप देख लीजिए a, ठीक है, a माइनस फिर है x टू द पावर n, और x की जगह मुझे ये वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है। सो दैट इज़ a माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है, होल टू द पावर 1/n, ओके। और फिर x का पावर जो है वो n है, ठीक है, x टू द पावर n है, ओके। यहाँ से देखिए x टू द पावर n है और होल टू द पावर जो है वो है 1/n, ठीक है, होल टू द पावर 1/n। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ a माइनस ब्रैकेट के अंदर ये जो n यहाँ से है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा a माइनस एक्स टू द पावर n, और बाहर जो है उन पर वो 1/n है, ठीक है, वो अपने आप ऐसे ही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यह है a माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास प्लस है तो माइनस एंड प्लस इज़ माइनस a, एंड इसी तरीके से माइनस एंड माइनस इज़ प्लस, ठीक है। तो x टू द पावर n एंड होल टू द पावर जो है 1/n है, ठीक है। तो ये माइनस a एन प्लस a जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, अंदर बच जाएगा x टू द पावर n होल टू द पावर 1/n, और n और n कैंसिल हो जाएगा, x निकलेगा हमारा आंसर।
यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको बस इसमें कंसेप्ट जो था वो था कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। आगे इसके क्वेश्चन से मैं आपको वहाँ से भी कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम दूसरे कंसेप्ट की तरह आते हैं कि जो है ऑड एंड इवन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी बहुत ही सिंपल है। आइए समझते हैं इसको कि ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस x की जगह मेरे पास जो ये मेरे पास x है ना, इसकी जगह मैं यहाँ से देता हूँ माइनस एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू, तो क्या वैल्यू देता हूँ मुझे, तो मैंने यहाँ से माइनस एक्स वैल्यू दिया, ठीक है। और x की जगह, इस x की जगह मेरे पास है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो x की जगह मैं यहाँ से पुट करता हूँ माइनस एक्स, तो वो भी मैंने यहाँ से किया, ठीक है। अब इसका मतलब माइनस एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस एंड एक्स इंटू एक्स दिस इज एक्स स्क्वायर, और ये बिल्कुल हमारे पास फंक्शन ही आ गई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे पास, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास फंक्शन है ना एफ ऑफ माइनस एक्स, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स के ही बराबर निकला। सच फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शंस, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं इवन फंक्शंस। बहुत ही सिंपल है कि आपको बस माइनस एक्स का वैल्यू इसमें इंसर्ट करना, अगर फंक्शन के बराबर आता है तो दोज फंक्शंस वी कॉल्ड एज इवन फंक्शंस। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद हम दूसरी कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मैं एक दूसरी फंक्शन लेता हूँ। अब इसमें फिर से मैं इस x की जगह जो है माइनस एक्स वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो माइनस एक्स इसमें मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, ओके। तो माइनस एक्स मैंने इसमें इंसर्ट किया, और इस x की जगह जो है मुझे माइनस एक्स इंसर्ट करना है क्यूब, एंड दिस इज माइनस टाइम्स, अब इस x की जगह मुझे देना है माइनस एक्स, ठीक है। सिंपल है, बस x की जगह आपको रिप्लेस करना है माइनस एक्स। तो इसका मतलब है माइनस एक्स को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि वो हो सकता है बहुत सारे जो है नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगी, उनको ये माइनस वाला भी हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैं सेपरेटली आपको दिखाता हूँ। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड दिस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यहाँ से माइनस आ गया। फिर x इंटू एक्स ये निकलेगा एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस एक्स क्यूब आ गया, माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ से माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड दिस इज एक्स, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन निकालता हूँ। अब क्यों मैंने कॉमन निकाला मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें से मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन निकाला, और यहाँ मुझे प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस आ गया, फिर वापस माइनस, और इसी तरीके से यहाँ पर मुझे माइनस रखना पड़ेगा, ताकि माइनस और माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू निकला, माइनस तो ऐसे ही है, और अंदर जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स, वो तो मेरी एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने फंक्शन में माइनस एक्स वैल्यू दिया, और यहाँ से मुझे जो रिजल्ट निकला वो निकला ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो मेरे पास माइनस एफ ऑफ एक्स निकला, ठीक है। इसीलिए मैंने वहाँ से कॉमन निकाला, ताकि इस माइनस को मैं यहाँ से बाहर निकालूँ और फंक्शन के बराबर लाऊँ, ठीक है। तो इन फंक्शंस जो ऐसे बिहेव करेंगी कि इनका माइनस जो है बाहर आ जाए, उनको हम कहते हैं ऑड फंक्शंस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल है कि एफ फंक्शन इज सेड टू बी द ऑड फंक्शन। कब इनको ऑड फंक्शन कहेंगे, जब आपका माइनस बाहर आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर माइनस एब्जॉर्ब होता है तो हमारे पास बन जाती है इवन फंक्शन, अगर माइनस एब्जॉर्ब नहीं होता है तब जाके मेरे पास बनती है ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। तो इसके बाद एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने अपनी यूट्यूब जो एक स्टूडियो होता है इसमें जहाँ कि हम अपनी चैनल को जो है मैनेज करते हैं, तो वहाँ से एक इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली मैंने एक रिपोर्ट देखा कि आपकी जो वीडियो है, यानी कि मेरी जो वीडियो है 94% से भी ज़्यादा लोग जो है वो मेरे चैनल की वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और 5.6% ऐसे हैं जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को भी देखते हैं।
तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि अब देखिए ना, अगर आप यही कोर्स जो है ना पेड कोर्स लेते तो 2000 से लेके 3000 तक आपको ये कोर्स पड़ता, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये दिखा रहा हूँ। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, मोटिवेशन कैसे मिलेगी। यहाँ से मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया कि देखो मतलब कितना मैं कर रहा हूँ आपके लिए और आप जो है सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। 94% इज़ नॉट ए जोक होता है। मतलब अक्सर जो है अनसब्सक्राइबर जो होते हैं ना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है, वो भी वीडियोस देखते हैं। अबाउट 50% वो भी होते हैं, 50% सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा नाइंसाफ़ी मुझे लग रही है जो आप मेरे साथ कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और मेरे कंटेंट में दम है, इससे आपको फ़ायदा मिलता है, देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्योंकि अगर आप मेरे लिए केयर करते हो तो मैं भी आपके लिए केयर ज़रूर करूँगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरह हम देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। कि एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स डैट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ दिस इज़ पाई ओवर 2x, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन दी गई है। अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, अब देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका जो पीरियड, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग इज पीरियोडिक विद पीरियड। हमें इसका पीरियड निकालना है। तो पीरियड निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए पहले हम पीरियड का देखते हैं कि पीरियड का मतलब क्या होता है। देखो अगर मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि मेरे पास है साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस साइन ऑफ एक्स को मुझे क्या करना है, वापस लाना है। अब कौन सा ऐसा एंगल होगा जिससे साइन एक्स जो है वापस आ जाए। अगर मैं ऐसे करता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 90 डिग्री लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास साइन ऑफ एक्स की जगह मेरे पास अब एक्स प्लस 90 देना है, एक्स प्लस 90 वैल्यू देना है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा ये एक फॉर्मूला है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा डैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा, अब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ साइन एक्स थी और निकला कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस एक्स है, सॉरी यहाँ से कॉस एक्स, तो निकला कॉस एक्स। मतलब ये तो बराबर नहीं है ना, पीरियड इसको हम नहीं कहते हैं। तो हमें फंक्शन जो अपनी है वो वापस आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी ये इसका पीरियड 90 नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसमें अब इसका पीरियड जो है मैं इसका देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है कि x प्लस, अब मैं इसको 2 पाई देता हूँ, साइन ऑफ x प्लस 2 पाई। अगर मैं इसमें यही वैल्यू देता हूँ तो ये क्या निकलेगा, और मेरे पास ऐसे ही एक फॉर्मूला है साइन 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, साइन 2 पाई प्लस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सो डैट इज साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो डैट इज साइन ऑफ एक्स। तो बिल्कुल इसने अपनी जो फंक्शन है वो वापस लाई, ठीक है। इस पीरियड पे वो वापस लाता है, तो इसी को हम पीरियड कहते हैं। और साइन एक्स का जो है वो पीरियड यही है, साइन का जो पीरियड है वो है 2 पाई। तो इसी तरीके से जो हमारे पास कॉस है उसका भी पीरियड यही है, ठीक है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई अब कॉस के लिए भी करते हैं ना, कॉस के लिए अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉस एक्स होगी, ठीक है। अगर हम उसकी जगह यहाँ से एक्स प्लस 2 पाई देंगे, ठीक है, तो वो भी हमारे पास कॉस 2 पाई ही निकलेगा, ठीक है। तो इसका भी पीरियड जो है वो 2 पाई है। चलिए अब इसका मैंने देखा कि अभी इसका पीरियड जो है 2 पाई है, लेकिन इसके साथ में जो है ये एंगल π/2 है, ये इसमें डिवाइड होता है फिर, ठीक है। यानी कि जो पीरियड आपका होता है ना किसी फंक्शन का, आपको वो ऊपर लिखना है, और जितना भी इसकी इंक्लूडिंग यहाँ से एंगल दिया गया होगा, ठीक है, वो हमें क्या करना होता है, वो हमें डिवाइड करना होता है। यानी कि ये जो मेरे पास π/2 है, ये मेरे पास जो π/2 है, अब इसको मुझे यहाँ से नीचे डिवाइड में लाना है। और सिंपली इसी तरीके से मुझे ये जो मेरे पास π/2 है इसको भी मैं अभी नीचे लाऊंगा जब मैं उसका पीरियड लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इसका जो पीरियड है इसका वो है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय, और इसका पीरियड जो मेरे पास है डैट इज़ π/2, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ये मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका पीरियड मैं लिखता हूँ 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, और यहाँ से जो मेरे पास π/2 नीचे डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इंटू π/2, ठीक है, π/2 हो जाएगा, और इसी तरीके से 2 पाई जो है इंटू हो जाएगा 2/π, ठीक है। सॉरी यहाँ से 2/π आ जाएगा, यहाँ से 2/π, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास जो ये पाई और पाई है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 4, और इसी तरीके से ये पाई और पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 4 निकलेगा,
ठीक है। तो इसका भी पीरियड मुझे 4 निकला और इसका भी पीरियड मुझे 4 निकला। अब मुझे इनका एलसीएम लेना है क्योंकि ये जो फंक्शंस है ना इनके बीच में प्लस है, ठीक है, और इनको मुझे लेना है एलसीएम। और 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है, अगर आप करोगे भी 4 और 4 का एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम 2 इज़ 4, 2 इज़ 4, दिस इज़ 2, 1 इज़ 2, 1 इज़ 2, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम है 2 and 2 दैट इज़ 4। तो 4 का एलसीएम 4 ही निकलता है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम है दैट इज़ 4 एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल था कि आपको पीरियड पता होने चाहिए फंक्शंस के। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है कि साइन का पीरियड क्या होता है, कॉस का पीरियड क्या होता है, टेन का पीरियड क्या होता है, कोसेक का पीरियड क्या होता है। आपको ट्राई करना है ये फंक्शंस, आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें आपके सामने आ जाती है फिर, ठीक है। तो चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की तरह आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे आपके जो डोमेन एंड रेंज वाले जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास दैट इज़ 2x - 3, ठीक है। और मेरे पास यहाँ से एक सेट दिया गया है a दैट इज़ -2, -1 एंड 0, और हमें एक फंक्शन का वैल्यू निकालना है f का। तो देखिए मेरे पास एक फंक्शन है, इसका जो डोमेन है ना वो ये है a, एंड इसका यहाँ से हमारे पास है आ जाएगा, इसको हम कहते हैं कोडोमेन, यानी कि जो फंक्शन के वैल्यूज़ मुझे निकलेंगे इसको हम कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोडोमेन, ठीक है, जहाँ से एफ ऑफ एक्स के वैल्यू लाई करेंगे, इसी में जो है एफ ऑफ एक्स के वैल्यू लाई करेंगे कोडोमेन जो में, ठीक है। अब कोडोमेन में कौन कौन से वैल्यू होंगे ये हमें रेंज से पता चलता है, ठीक है। अब देख लीजिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम फंक्शन के वैल्यूज़ यहाँ से देंगे क्योंकि हमें फंक्शन के जो वैल्यूज़ है ना वो इंसर्ट करने हैं हमें a से, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए एफ ऑफ एक्स की जगह मेरे पास है -2, और यही मैं x की जगह देता हूँ क्योंकि यहाँ पर x की जगह मैंने -2 इंसर्ट किया। अब इसी तरीके से इस x की जगह मैं -2 इंसर्ट करता हूँ और -3, और यहाँ से प्लस है, एंड प्लस इंटू माइनस दिस प्लस इंटू माइनस इज -2 इंटू 2 इज़ 4 एंड -3, -4 -3 -7 आ गया। तो एक वैल्यू मेरे पास आ गया कि जब -2 होता है, ठीक है, तो जब -2 होता है तो मेरे पास इमेज जो है वो -7 आ जाती है, ठीक है। तो पहला ये निकला। अब दूसरा क्या है, इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है 2 of x - 3। अब देख लीजिए एफ ऑफ एक्स की जगह मैं अब देता हूँ -1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 of x की जगह मैं -1 को इंसर्ट करता हूँ और -3 ऐसे लिखता हूँ, और ये बन जाएगा -2 एंड -3, ठीक है। तो ये बन जाएगा -5। इसी तरीके से जब दूसरा मेरा वैल्यू है कि जब मैंने -1 को इंसर्ट किया तो मेरे पास निकला -5, ठीक है। ओके, एंड सिंपली इसके बाद जो लास्ट में मेरा है एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x - 3 है, 2x - 3 है। अब मुझे जो वैल्यू देना है लास्ट में जो वैल्यू देना है वो है 0, ठीक है, वो है 0, ये 0 मुझे देना है इसमें, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए तो x की जगह मैं 0 देता हूँ और 2x की जगह 0 -3, ठीक है। इसी तरीके से 2 इंटू 0 इज़ 0 -3 एंड दैट इज़ -3, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू मेरे पास यानी कि फंक्शन का वैल्यू जो है वो मेरे -3 है। अब इसका जो रेंज मेरे पास आ गया वो है ये वैल्यूज़ जो मुझे निकले, ठीक है, -7 -5 एंड -3। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, -5 -5 -7 -5 -3, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इन्वर्टेबल फंक्शन यहाँ से निकालनी है। तो इसका जो लॉजिक है आप देख लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि दी गई है मेरे पास 3x - 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। अब इन्वर्स नहीं निकाल सकते जब आपको दिया गया होगा, जब तक कि आपको ये नहीं दिया गया कि फंक्शन जो है ये इन्वर्टेबल है, ठीक है। इन्वर्ट यानी कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्टेबल होना चाहिए। अगर इन्वर्टेबल फंक्शन ये नहीं है तब जाके आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। और क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया गया है f इज़ एन इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। और ये मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 of x - 4 डिवाइडेड बाई 5। अब इसका मुझे इन्वर्स निकालना है। अब कैसे इन्वर्स निकालते हैं चलिए देखते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास y जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। अगर आपने फंक्शंस को पढ़ा होगा, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स होती है किसी फॉर एग्जांपल x + 1 के बराबर होती है, तो अगर हमें इसका जो है
रेंज निकालना होता है, तो हम एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर रखते हैं और एक्स प्लस वन जो है इसको रखते हैं, ठीक है। अब ये वाई जो है ये रेंज वैल्यू आ गया, इससे हम जो है डोमेन वैल्यू को निकाल सकते हैं और इस -1 को यहाँ शिफ्ट करके एक्स जो मेरे पास वाई माइनस वाई वन आ जाएगा, तो यहाँ से हमें डोमेन वैल्यूज़ यहाँ से निकलते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ क्या करता हूँ कि y जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर रख देता हूँ। इससे क्या होगा कि y जो है इस फंक्शन को मैं यहाँ से अब लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स की जगह मैं y इंसर्ट किया और यहाँ से 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब इसको मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू वाई डैट इज़ 5y एंड 1 इंटू दिस थिंग इज़ दिस थिंग 3x माइनस 4, ओके। अब यहाँ से ये जो -4 है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ 5y प्लस 4 एंड डैट इज़ इक्वल टू 3x। अब इसके बाद मेरे पास जो 3x है ना वो 5y प्लस 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो है ये साइड इस साइड के बराबर है तो मतलब ये साइड भी इस साइड के बराबर होगा, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या निकला मेरे पास 5y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये मेरे पास x का वैल्यू निकला। अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 सेकेंड, यहाँ से मैं इसको देखता हूँ कि मेरे पास y जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर है, क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल है, फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। तो इस f को मैं यहाँ से इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो यहाँ से फिर f ऑफ इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ से फिर x निकलेगा। तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया, क्योंकि यहाँ से फंक्शन का वैल्यू जो है मैंने इन्वर्स किया, ठीक है। असल में हम क्या करते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो इसको मैं दोनों साइड से जो f इन्वर्स y जो है मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। f इन्वर्स और यहाँ से f जो है x, यहाँ से मैं दोनों साइड में इन्वर्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा f इन्वर्स y एंड दैट इज इक्वल टू f इन्वर्स f, ठीक है। तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन x। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो किसके बराबर होती है, x के बराबर। सो सिंपली f ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आता है। सिंपली मैंने क्या किया कि f को यहाँ से शिफ्ट किया ताकि f इनवर्स बन गया, लेकिन लॉजिक में असल में ये होता है, ठीक है। ओके तो x की जगह में जो यहाँ पर मेरे पास जो निकला ना x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, अब x की जगह मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स y, सो डैट इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास है y, ठीक है, और यहाँ से भी मेरे पास है y। अब इस y की जगह मैं इंसर्ट करता हूँ वैल्यू x, ठीक है। अब देख लीजिए f ऑफ x, क्योंकि आप z भी देख सकते हो, t भी देख सकते हो, q भी देख सकते, जो भी आपका मन होगा, जो भी आपका वेरिएबल, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है अब वेरिएबल पे। क्योंकि अगर हम यहाँ से x देंगे तो फिर यहाँ से भी हमें चेंज करना होगा f ऑफ x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। ऑप्शंस मैंने यहाँ से नहीं दिए हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से आपको फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए आपको जो चीज़ें करनी है ना, तो वो क्या है कि आपको पहले फंक्शन जो आपके पास दी गई है ना f ऑफ x, आपको जो फंक्शन दी गई है f ऑफ x, इसको आपको पुट करना है, पुट दिस इक्वल टू, इसको किसके बराबर रखना है आपको y, ठीक है। तो मतलब f ऑफ x जो है वो y के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको जो x जो है वो f इनवर्स y के बराबर निकलेगा। ये आपको पहला स्टेप करना है। और जो आपको फंक्शन दी गई होगी, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू जो भी फंक्शन दी गई होगी 3x प्लस 4 समथिंग, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको y रखना है और 3x प्लस 4, और यहाँ से फिर आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, वो यहाँ से निकलेगा इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा, यहाँ से इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा। और फिर ये जो x का वैल्यू है यहाँ से ये इंसर्ट करना है, फिर आपको लिखना है f इनवर्स y, और यहाँ से फिर y का जो यहाँ से आपको फंक्शन निकली होगी इन टर्म्स ऑफ y, वो यहाँ से आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने इन टर्म्स ऑफ y, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो ये आपको इन्वर्स देगा, और फिर आपको x को y को आपको चेंज करना है x में, ठीक है, तो वो आपका इन्वर्स बन जाएगा। ये सिंपल प्रोसीजर। चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बोला था कि फॉग एंड कॉफ, तो मेरे पास 3 सेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास है एक पहला सेट, दूसरा सेट, अब 1 to 5 इसमें भी था, और ये तो सेम है, और 1 3, ये 3 सेट्स मेरे पास दिए गए हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा सेट है और ये मेरे पास तीसरा सेट है। अब ये मेरे पास जो सेट है ना, ये है 1, 3, 4, और ये जो मेरे पास सेट है दिस इज़ 1, 2, 5
एंड दिस इज़ 1,3। ठीक है, अब देखिए जो फंक्शन मेरे पास f है ना, f इज़ फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, यानी कि f जो है ना इस सेट, यानी इस सेट से लेके इस सेट तक मेरी जो फंक्शन यहाँ से है वो है f। और g जो है ना 1 to 5 से 1 3 तक है, 1 to 5 से 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास g है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, गॉफ। ठीक है, गॉफ यानी कि g ऑफ f। ठीक है, यानी कि g ऑफ f ऑफ x वो किसके बराबर होता है, g ऑफ f ऑफ x के बराबर होता है। अब देखिए ये जो x का वैल्यू यहाँ पर है ना, ये जो x का वैल्यू ये फंक्शन के इस f फंक्शन के डोमेन में होगा। ठीक है, यानी कि f का जो डोमेन हो ना, देखो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन f जो है वो ऐसे दी गई है 1, 3, 4 to 1, 2, 5 और इसका डोमेन ये है। ठीक है, 1, 3, 5 और यहाँ से वैल्यूज उठेंगे और यहाँ से वैल्यूज बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। अब यहाँ से देख लीजिए g ऑफ f ऑफ x में क्या होता है कि x के वैल्यूज आपको यहाँ से लेने हैं और वो x के वैल्यूज आपको कहाँ से मिलेंगे, 1, 3, 5 से, यानी कि 1, 3, 5 से आपका स्टार्ट होता है किसका, इस गॉफ का। अब वो कहाँ बैठेंगे, अब f ऑफ x के वैल्यू बैठेंगे 1 to 5 में। ठीक है, 1 to 5 में बैठेंगे और यहाँ से निकलेगा g ऑफ, जो यहाँ से निकलेगा 1 to 5 की कोई भी वैल्यू होगा और 1 to 5 यहाँ से उठते हैं। यहाँ देख लीजिए अब g जो फंक्शन है वो 1 to 5 को उठाते हैं 1, 3 में बैठाते हैं, यानी कि यहाँ देख लीजिए 1 to 5 से उठाते हैं और 1, 3 में बिठाते हैं इसको, तो लास्ट में ये आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट में ये आ जाता है आपके पास। अब ये लास्ट में आ जाता है और इसका मतलब जो आपका गॉफ होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, ये हमारे पास है गॉफ। ओके, तो सिंपली हमारे पास गॉफ है। अब हमें इसी के पैटर्न पे बेस्ड हमें ये क्वेश्चन करना है। चलिए देखते हैं अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। तो चलिए इन सिंपल वर्ड्स हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है वो ये निकालना है g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो गॉफ का वैल्यू निकालना है, दैट इज g ऑफ f ऑफ x। अब मैं इसमें सिंपली जो इस गॉफ का, अगर मैं इसको यहाँ से फंक्शन में इन टर्म्स ऑफ फंक्शन लिखता हूँ तो इसका डोमेन क्या होता है, पहला वाला सेट जो मैंने अभी देखा 1, 3, 5 इसका डोमेन है। तो मैं इसको लिखता हूँ 1, 3, 4 इसका डोमेन है और ये कहाँ तक बैठेगा, ये बैठेगा 1, 3 में। ठीक है, तो 1, 3 में बैठेगा ये। तो ये फंक्शन है हमारे पास, तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ उठाने हैं और यहाँ से इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, अब देख लीजिए g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, यहाँ से मैं लिखता हूँ g ऑफ f ऑफ x, दैट इज़ g ऑफ f ऑफ x। तो पहले अंदर से हमें इस फंक्शन को यहाँ से हमें सॉल्व करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। चलिए फर्स्ट वैल्यू हम लेते हैं 1। ठीक है, इस 1 को यहाँ से देखते हैं। सो दैट इज़ g ऑफ f ऑफ 1। ओके, एंड दैट इज़ इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 1 किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास फंक्शन दी गई है, इस फंक्शन को यहाँ से देख लीजिए। अब 1 जो यहाँ पर है ना 1, ये इस फंक्शन में जब 1 उठता है तो वो यहाँ जाता है और यहाँ से दिया गया है मेरे पास जो फंक्शन है वो ये दी गई है मेरे पास ये फंक्शन। अब देख लीजिए सिंपली 1 जा रहा है 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड g ऑफ 2। अब मुझे g पे देखना है, ये g फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे g देखना है कि 2 कहाँ जा रहा है, वो 3 पे जा रहा है, 2 जो है 3 पे जा रहा है, यानी कि इसका 3 वैल्यू है। इसी तरीके से जब हम g f ऑफ अब वो कौन सा वैल्यू देंगे हम 3, तो यहाँ से हम 3 वैल्यू इंसर्ट करेंगे क्योंकि हमारा दूसरा जो है वो 3 है। तो f ऑफ 3 किसके बराबर है, अब यहाँ देख लीजिए आप 3 जो है वो 5 को जा रहा है। ठीक है, तो जो 5 को जा रहा है एंड दैट इज़ इक्वल टू g ऑफ 5 जो है, अब g 5 को कहाँ दे रहा है, 1 को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 निकला एंड इसी तरीके से लास्ट में आपको ये दिखा रहा हूँ g ऑफ f ऑफ 4, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 4 वैल्यू बचता है, ये 4। अब देखिए g ऑफ f ऑफ 4 कहाँ जा रहा है, अब 4 जो है वो 1 को जा रहा है। ठीक है, वो 1 को जा रहा है और g ऑफ 1 और 1 कहाँ जा रहा है g में, वो 3 की तरह जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब g ऑफ f जो है वो मुझे ऐसे लिखना है कि जब मैं 1 देता हूँ तो 3 की तरह जा रहा है, मतलब ये से 1 जो है 3 की तरह जा रहा है। अब इसी तरह 3 जो है 4 की तरह जा रहा है, 3 जो है 1 की तरह जा रहा है, 3 जो है 1 की तरह जा रहा है और इसी तरीके से 4 जो है वो 3 की तरह जा रहा है, 4 जो है 3 की तरह जा रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी इन बिटवीन द लाइंस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी जो है हार्ड एंड टफा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन के क्या है हमारे पास। ठीक है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन आपको निकालना है। देखिए मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, और क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि आप इसका डोमेन निकालो। क्या निकालो? डोमेन। मुझे इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए मैं इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर रख देता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2। अभी मैंने कहा आपको क्या करना होता है डोमेन निकालने के लिए। अब यहाँ से कॉस इनवर्स है, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट करता हूँ तो इनवर्स यहाँ से फिर सिंपली कॉस वाई बन जाएगा, और दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इस -2 को यहाँ मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ वाई प्लस 2, एंड दैट इज सिंपली इक्वल टू एक्स। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ से ये मेरे पास डोमेन का वैल्यू निकला। अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या निकला, यहाँ पर मेरे पास सिंपली जो है x इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई प्लस 2 निकला। ये डोमेन वैल्यू है, लेकिन ऑप्शंस में कहीं नज़र ही नहीं आता है। ठीक है, अब मुझे इसमें थोड़ा और एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है। अब देख लीजिए, देखिए मेरे पास जो कॉस ऑफ जो x होता है, y होता है, जो भी आप यहाँ से कंसिडर करेंगे कॉस ऑफ y, फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ y हम कंसिडर करते हैं, इसका जो वैल्यू है ना वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है। किसके बीच में लाई करता है? 1 और -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे कॉस y प्लस 2 दरकार है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस 2 करता हूँ इन द बोथ साइड्स। कॉस ऑफ y प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 2। ठीक है, तो 2 मैंने ऐड किया, तो -1 प्लस 2 दैट इज 1 लेस देन और इक्वल टू कॉस ऑफ y प्लस 2, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, अब कॉस y प्लस 2 जो है मेरे पास किसके बराबर है? x के बराबर। तो मैं यहाँ से x का वैल्यू देता हूँ, और 3 और 1 के बीच में ये लाई करेगा फिर। ठीक है, तो इसको मैंने अब दूसरे तरीके से किया, 3 और 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये 1 और 3 के बीच में लाई करता है। तो चलिए इसी पैटर्न पे हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें हमें पूछा गया है कि आपको निकालना है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो है 3 टू द पावर एक्स। अब हमें इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो इन द सेम वे हम इसको रखेंगे y, सो y हमारे पास है 3 टू द पावर x। क्योंकि हमें डोमेन निकालना है, तो हमें जो वैल्यू चाहिए दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ये हमें दरकार है। तो मतलब ये जो ऊपर x है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हमें नीचे लाना है और x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम नेचुरल लॉगरिथम को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं करता हूँ लेन ऑफ y, एंड दैट इज इक्वल टू लेन ऑफ 3 टू द पावर x। दोनों साइड्स में इसको लेन को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा लेन ऑफ y दैट इज इक्वल टू, ये जो यहाँ से है, ये यहाँ से एक रूल फॉलो करता है लॉगरिथम का, दैट इज लेन 3, जैसे कि मैं यहाँ पर इन जनरल लिखता हूँ लेन m टू द पावर n। ठीक है, तो वो होता है किसके बराबर? तो वो होता है बराबर हमारे पास n लेन m। ठीक है, तो n लेन m के बराबर होता है, यानी कि जो पावर है ये यहाँ से नीचे आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू x लेन 3। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स यही है। अब यहाँ से जो ये हमारे पास जो x ये हमारे पास दरकार है, तो इस लेन 3 को हम यहाँ से डिवाइड करते हैं इन LHS साइड में, यानी कि ऐसे लेन y डिवाइडेड बाय लेन 3, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में x और इसके बीच में जो है बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और यहाँ बचा हमारे पास x, तो इसका मतलब ये जो x मेरे पास है दैट इज़ लेन y डिवाइडेड बाय लेन 3। ठीक है, और ये जो लेन 3 ये हमारे पास एक कांस्टेंट है लेन 3, इसको मैं बाहर ही रखता हूँ। ठीक है, 1 डिवाइड बाई लेन 3, और यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है लेन y, तो मतलब ये मेरे पास अब एक वैल्यू निकला x का, कि x मेरे पास किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाय लेन 3। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ये मेरे पास इसका वैल्यू निकला। ठीक है,
1 डिवाइडेड बाई ln 3 और यहाँ से हमारे पास ln y मल्टीप्लिकेशन है साथ में। अब देखिए डोमेन मुझे निकालना है किसका, इस फंक्शन f ऑफ x का। तो f ऑफ x का मुझे निकालना है डोमेन, तो डोमेन के लिए मुझे x का वैल्यू चाहिए और यहाँ से मेरे पास जो x का वैल्यू है वो डिपेंड करता है y पे। अब यहाँ से ln y है और हमें पता है कि जो ln ऑफ जो y है इसका जो डोमेन है ना, यानी कि किन पॉइंट्स पे डिफाइन होता है, दैट इज़ 0, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी, जिसमें ये लास्ट पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स होते हैं। देखिए एक हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यानी कि इसमें ये भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है। या अगर हम इन जनरल यहाँ देखते हैं क्लोज इंटरवल ए कमा बी, सो इसमें इसका मतलब ये होता है कि ए बी इसमें इंक्लूड है और बी में इसमें इंक्लूड है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए कामा बी और यहाँ से ओपन रखता हूँ तो इसका मतलब बी इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन ए इसमें इंक्लूड है। और इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बी, यानी कि इसका मतलब होता है कि बी इसमें इंक्लूड है लेकिन ए जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। और लास्ट में हमारे पास है ओपन इंटरवल, यानी कि ए कमा बी, जिसमें ये एंड पॉइंट्स हमारे पास इंक्लूड नहीं होते हैं। डैट आर द टाइप्स ऑफ दिस इंटरवल्स। तो ये सिंपल है कि इंटरवल में लास्ट पॉइंट्स जो है बस इसी का गेम है। और यहाँ पर हमारे पास जो लीन वाई है, ठीक है, तो लीन वाई में हमारे पास ये है कि इसका जो डोमेन होता है डैट इज, यानी कि इन्हीं पॉइंट्स पे ये डिफाइन हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो इसका डोमेन निकलेगा, एक्स का जो डोमेन वो बिलोंग किस में करेगा, फिर वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो भी जो है 0, इन्फिनिटी, उसकी वैल्यूज भी जो है 0, इन्फिनिटी पे निकले, क्योंकि ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव साइड ऑफ द रियल लाइन। ठीक है, तो यहाँ से 0 है और इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ से -1 और -2 यहाँ से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या कहते हैं, 0 को एक्सक्लूड करके, ठीक है, यहाँ से ये जो एक्सक्लूड करके और यहाँ से बिल्कुल ये इनफाइनाइट पॉइंट्स को लेता है ये log y, और ये 0 और इन्फिनिटी के बगैर जो भी वैल्यूज़ है ये इस पर डिफाइन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, डैट इज 0, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने देखा कि जो लेन y है ये इसी पे जो है हमारा x डिपेंड करता है। ठीक है, और चूंकि हमारे पास लेन y जो है उसका जो रेंज है डैट इज 0, इन्फिनिटी। ठीक है, तो डैट इज अ वेरी डेंस ओपन इंटरवल। ये हमारे पास डेंस है, यानी कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जो भी ये जो मेरे पास डिवाइड में है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़े क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, और जब हम कांस्टेंट से इसको डिवाइड करेंगे वो ऑब्वियसली जो है 0 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, यानी कि जब हम 1 से किसी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास डैट इज सिंपली व्हाट, डैट इज सिंपली ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, जब हम 1 से किसी नंबर को डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/2 है तो वो कितना निकलता है 0.5। ठीक है, यानी कि डैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मेरे पास यही सिचुएशन आ जाती है। तो इसका डोमेन जो है वो एंटायरली इस लेन वाई पे डिपेंड करता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट 5 में इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखे थे, लेकिन वो सिंपल थे। अब यहाँ से मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो है रखा है ताकि आपको थोड़ा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो मॉक टेस्ट 5 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी लिंक्स, उन सारे मॉक टेस्ट की लिंक्स आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो और वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सेट दिया गया है S डैट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरे पास है असल में कौन सा, ये मेरे पास है नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सेट है और हम एक रिलेशन R डिफाइन करते हैं, इस पर रिलेशन R डिफाइन करते हैं। और वो जो रिलेशन हमारे पास है ना, वो क्या है, वो ये है कि X इज रिलेटेड टू Y if and only if, ठीक है, दिस इज log to the base a x, this is greater than log a y। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब जाके हमारे पास ये जो x एंड y है ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन पॉसिबल है और हमें यहाँ से बताया गया है ये जो a जो है हमारे पास 1/2 है। ठीक है, जो बेस जो है 1/2 है। अब हमें यहाँ से ये मालूम करना है क्या ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या बोथ सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक की यहाँ से दरकार है और कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए।
देखो पहला हमारे पास जो कंसेप्ट है कि कोई भी रिलेशन जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव कब होती है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कब रिफ्लेक्सिव होती है हमारे पास, अगर मेरे पास x जो है जो कि हमारे पास सेट में बिलोंग करता है, s में भी जो कि हमारे पास s है तो इसमें बिलोंग करता है, तब जाके अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है x जो है वो रिलेशन r में बिलोंग करता है, तब जाके हमारी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव बन जाती है फिर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव बन जाती है, ठीक है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ से पैदा हो जाती है। चले मैं मानता हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, यानी कि x हमारे रिलेशन में r में बिलोंग करती है, तब जाके कौन सी कंडीशन सेट्स पे होनी चाहिए, ये कंडीशन सेट्स पे होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि log a x जो है वो ग्रेटर देन होगा log a x, क्योंकि हमारे पास पहले भी x है और पहले y की जगह भी x है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी x रखा और यहाँ पर भी x रखा। अब ये तो खुद अब यहाँ से देख लीजिए ना कि ये कह रहा है कि खुद अगर मैं इसका यहाँ से log a x जो है मेरे पास है और log a x है, तो ये खुद जो है अपने आप से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। देखो अगर एक इंसान यहाँ पर है, एक मैन है यहाँ पर, ठीक है, ये अपने आप से थोड़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन हिमसेल्फ, तो इक्वल हो सकता है अपने, मतलब इक्वल होता है ना, हर एक इंसान अपने आप से इक्वल होता है, तो ग्रेटर बड़ा तो नहीं हो सकता ना। यही मामला यहाँ पर भी है। तो ये जो है ये रिफ्लेक्सिव की पॉसिबिलिटी यहाँ से वैनिश करता है, यानी कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और लॉजिक आपने यहाँ से देखा कि ऐसी कंडीशन पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर आप देखो 2 ग्रेटर देन 2, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मत पॉसिबल है। तो ये अगर हम यहाँ से ये पॉसिबिलिटी को असर्टन कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेके हमारे पास ये पॉसिबिलिटी फिर आ जाती है जो कि गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सिमेट्रिक है, तो चलिए मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास कोई पेयर x, y जो है इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, x, y जो है मेरे पास बिलोंग करता है हमारी इस रिलेशन r में बिलोंग करता है, तब जाके हमारे पास अगर सिमेट्रिक है तब जाके मेरे पास y, x भी जो है रिलेशन r में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगर देखो मेरे पास क्योंकि सिमेट्रिक में हम ये एज्यूम कर दे कि ये मेरे पास है और हमें प्रूव करना होता है कि ये पॉसिबल होगा, यानी कि y, x, यानी कि अगर हम इंटरचेंज करेंगे पोजीशंस को तब जाके मेरे पास ये सिमेट्रिक होगा। चलिए हम देखते हैं कि ये मेरे पास दिया गया है वहाँ से, तो x, y मेरे पास रिलेशन में है, तब जाके ये कंडीशन सेट्स पे होगी। तो वो क्या है कि log a x जो है वो ग्रेटर देन होगा log a y। तो अगर ये पॉसिबल है और ये हमें यहाँ से कह रहा है कि y, x जो है रिलेशन r में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि log a y जो है ग्रेटर देन निकलना चाहिए हमें log a x से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि क्या इससे यहाँ से ये इम्प्लाई हो जाता है। देखो अगर मैं इस पहले वाली टर्म को यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसको मैं रखता हूँ t, ठीक है, तो इसको मैं log a x को रखता हूँ t, तो यहाँ पर भी ये जो है t बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रखता हूँ, इस y वाले को रखता हूँ फॉर एग्जांपल p, ठीक है, तो p रखता हूँ मैं इसको p, और इसी तरीके से इसको भी मैं रखूँगा p, तो p जो है ग्रेटर देन t है और यहाँ से t जो है ग्रेटर देन p है। अब क्या ये पॉसिबल है? देखो मेरे पास अब दो कंडीशन है, t इज ग्रेटर देन p एंड p इज ग्रेटर देन t। देखो ये जो t है ये इससे ग्रेटर देन है, ये हमारे पास गिवन है और इसी से हमें ये निकलना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? t p से बड़ा है तो p t से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर लेकिन क्या निकलना चाहिए? p जो है t से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो दैट इज नॉट फॉलोइंग फ्रॉम हियर, तो यहाँ से ये फॉलो नहीं होता है क्योंकि t जो है p से बड़ा है। तो इसका मतलब ये होगा कि p जो है वो t से छोटा है, लेकिन हमें निकलना चाहिए p जो है t से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी हमारे पास इम्प्लाई नहीं हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? साफ साफ यही हुआ कि ये जो रिलेशन हमारे पास है ये ये जो सिमेट्रिक है ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बस आपको बस वो चीज़ों को देखना है और इनको अप्लाई करना है। इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो है ट्रांजिटिव। ठीक है,
चलिए ट्रांजिटिव को देखते हैं, ट्रांजिटिव हमारे पास है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, हम दो पेयर्स को लेते हैं, x, y जो है मैं कहता हूँ ये रिलेशन R में है, और इसी के साथ में दूसरा जो है y, z भी बिलोंग कर मैं लेता हूँ रिलेशन R में। ये और ये जो है सेम होना चाहिए, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, और ये दो हम ले रहे हैं इसमें, और ये दोनों इंप्लाई करने चाहिए क्या कि x, z भी जो है रिलेशन R में होना चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट और ये लास्ट इस रिलेशन R में होने चाहिए, ये इंप्लाई होना चाहिए हमारे पास। अब देखिए x, y जो है रिलेशन R में बिलोंग करता है, तो ये होगा इसमें, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ से लिखता हूँ log a x, ठीक है, सो दैट इज ग्रेटर देन log a y, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये है। अब दूसरा हमारे पास है y, z बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, तो इसका मतलब ये होगा कि log a y जो है ग्रेटर देन होगा log a z के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर log a y जो है log a y ये दोनों में सेम है। अब देखिए log a x जो है वो बड़ा है किससे, log a y से, ठीक है। अब यहाँ से ये इससे बड़ा है, लेकिन log y जो है वो खुद z से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो ना, देखो ये इससे बड़ा है लेकिन ये खुद जो है ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो है ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इंप्लाई क्या हो जाएगा, log a x जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, log a z से। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि x, z जो है हमारी रिलेशन R में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन R में। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आपकी ये जो हमारे पास log a x जो है ये किससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, लेकिन ये खुद जो है दूसरा वाला y वाला ये z से बड़ा है, तो इसका मतलब जो x वाला है वो z से भी बड़ा होगा, क्योंकि x जिससे बड़ा है ना उससे बड़ा z है, और इसीलिए x जो है वो z से बड़ा होगा। सिंपल है, आप इसको गौर से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझ नहीं आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आया था जो हमारे एनडीए एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अक्सर बेशतर मैं एनडीए के एग्ज़ाम की क्वेश्चन जो है लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टफर एग्ज़ाम होता है और इसमें जो है जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर उस टाइप की आपको प्रिपरेशन होगी तो मेरे अंदाज से आपको 10 आउट ऑफ 10 मतलब ये तो आपका फिर एक रिज़ल्ट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि उस लेवल की अगर आपको प्रिपरेशन होती है तो फिर आपको 10 आउट ऑफ 10 में से कोई मार्क्स ही मतलब वो तो मतलब पैदा ही नहीं होगा जो आपका कोई मार्क्स ले सकता है। उस लेवल की प्रिपरेशन और उस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए हमारे पास एक सेट है, सेट ए है, तो सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 3। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास है ए बी सी, ठीक है। सिंपल है कि हमारे पास सेट ए है और इसमें ऐसा है, और इसी तरीके से हमारे पास सेट बी है, ये कह रहा है कि इसमें 6 एलिमेंट्स है। चलिए मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 एलिमेंट्स मैंने इसमें लिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ए यूनियन बी कैन हैव। ए यूनियन बी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने हो, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूनियन में होंगे। अब मैं पहले यूनियन आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास ए एक सेट है फॉर एग्जांपल 1, 2 और बी मेरे पास है फॉर एग्जांपल 2, 5, 7, तब जाके मेरे पास जो यूनियन है ना वो क्या होता है, हमें इन दोनों के एलिमेंट जो है वो एक ही सेट में लेने होते हैं, लेकिन जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में उनको छोड़ के, ठीक है, उनको एक ही बार लिखना होता है। तो मेरे पास 1 है तो 1 है, 2 है और ये 2 इसमें भी आता है तो एक ही बार लिखना है, और फिर 5, 7 ये हमारा यूनियन बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे इनका यूनियन। अब देखिए इस ए यूनियन बी का हमारे पास क्या निकलता है, ओके। तो हमारे पास है ए बी सी और फिर है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब कितने एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स है। अब ये हुआ मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम कब होगा, जब इन दोनों सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट जो है मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इस सेट में और इस सेट में हमारे पास कोई भी मैचिंग नहीं होगी, ठीक है। तो मैचिंग अगर इसमें नहीं होती है तब जाके हमारे पास 9 पॉसिबल एलिमेंट्स हमारे पास यूनियन में आ जाते हैं।
तो इन सिंपलर वर्ड्स कि हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए मैं क्या करूं, तो मिनिमम के लिए मुझे बस क्या करना है, अब देखिए मुझे बस मैचिंग करनी है। अगर मैं इस ए की जगह जो है 1 रखता हूं, ठीक है, अब इस ए की जगह मैं 1 रखता हूं, अब यहाँ से भी 1 आया और यहाँ से भी 1 आया, तो जो मैंने 1 लिखा है, लेकिन यहाँ से मुझे ए को फिर जो यहाँ से वैनिश करना है, मतलब इसको इरेज करना है फिर, क्योंकि ए हमारे पास अब सेट में नहीं है। अब कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें, तो अब हमारे पास 8 है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी है ना, क्योंकि मैं b को अब 2 से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। अब चूंकि मैंने 2 को रिप्लेस किया और 2 को मैंने यहाँ से लिखा भी है और b को मुझे यहाँ से क्लियर करना है, ठीक है। अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचे, 7, ठीक है। अब देख लीजिए इसी तरीके से पॉसिबिलिटी हमारे पास c को भी आती है। अब हम कोई भी एलिमेंट इसमें ले सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी, 5 भी, अप टू 6 लिख सकते हैं, और इन पोजिशंस पे भी आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं एज ए रूटीन ऐसे 3 लिखता हूँ, ठीक है। अब 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मैंने लिखा है, लेकिन c को मुझे यहाँ से जो है क्लियर करना होगा। तो यहाँ से कितने एलिमेंट्स हमारे पास है, तो यहाँ पर मेरे पास 6 आए। तो ये मिनिमम है, ठीक है, और ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो इसका मतलब कोई भी अगर आपके पास सेट होगा A यूनियन B, इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम की बात करें, सो दैट इज द कोऑर्डिनेलिटी ऑफ A प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ B, जब A और B में मैचिंग कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तब जाके हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आ जाती है, ओके। और अगर हम मिनिमम की बात करें, तब जाके हमारे पास इसकी कोऑर्डिनेलिटी प्लस इसकी कोऑर्डिनेलिटी, लेकिन इनके बीच में जो है कोई भी छोटा सेट अगर होगा, इनके बीच में जो भी छोटा सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास A जो है इसकी कोऑर्डिनेलिटी 3 थी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 थे और इसमें 6 थे, और मिनिमम के लिए ये तीनों एलिमेंट जो है इस सेट में होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने सेट ए में 1 2 3 रखा, ठीक है, यानी कि जो मैच कर रहे हैं सेट बी के फर्स्ट 3 एलिमेंट से, तब जाके हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो 6 आ गए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये भी सेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेट्स पे मैंने जो है मॉक टेस्ट दिया है, थोड़ा सा आपको रिकैप करने की कोशिश कर दूं ताकि आप इस सब्जेक्ट से ना थोड़ा अटैच रह सके, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से कर देते हैं कि हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है। तो एक स्कूल है, तो इस स्कूल में क्या होता है कि बच्चे होंगे, ठीक है। तो 50% जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो खेलते हैं क्रिकेट को, ठीक है, क्रिकेट को खेलते हैं। तो क्रिकेट को हम डिनोट करेंगे C से, और इसी तरीके से हमारे पास फुटबॉल जो है वो 40% खेलते हैं। तो 40% मेरे पास फुटबॉलर है, ठीक है। तो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल मतलब F से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 10% वो है जो दोनों को खेलते हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ सेट थ्योरी अगर हम यहाँ से इसको लिखेंगे, सो N ऑफ C यानी कि वो स्टूडेंट जो क्या खेलते हैं, क्रिकेट को खेलते हैं, दैट इज 50%, ओके। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे N ऑफ F, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट प्ले फुटबॉल एंड दैट इज 40%। और इसी तरीके से जो क्रिकेट प्लस फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट प्लस फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, 10%। यानी कि इन सेट थ्योरी हम ऐसे लिखते हैं C इंटरसेक्शन F, ठीक है। इंटरसेक्शन यानी कि जो इनके बीच में मिल रहा है ना, कि क्रिकेट और F जो है यानी कि फुटबॉल दोनों कितने खेल रहे हैं, दैट इज 10%। अब हमारे पास सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला है N ऑफ C यूनियन F, वो किसके बराबर होता है, यानी कि A यूनियन B होता है, ठीक है। तो यहाँ से C यूनियन F है, ये होता है बराबर N ऑफ C प्लस N ऑफ F प्लस, सॉरी यहाँ से माइनस है N ऑफ C इंटरसेक्शन F। बस आपको वैल्यूज़ यहाँ से देने हैं तो आपका आंसर फिर आ जाएगा। N ऑफ C किसके बराबर है, 50%, ठीक है, प्लस N ऑफ F किसके बराबर है, 40%, और माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन F दैट इज 10%, ठीक है। तो यहाँ से 50 प्लस 40 हुआ 90%, और 90 में से 10 को माइनस किया तो निकला 80%। अब ये कौन से स्टूडेंट्स है जो या तो C खेल रहे हैं या तो F खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट्स है, और हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको वो स्टूडेंट्स निकाले जो
कोई भी गेम जो है नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ से निकाला, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो सी खेल रहे हैं या तो एफ खेल रहे हैं। अगर मैं ऐसे निकालूंगा ना, ऐसे निकालूंगा सी यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, क्योंकि इसमें जो है एटलीस्ट 1 का आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा देखेंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट नीदर प्ले एनी गेम। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 100% में से, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है तो 100% में से मुझे 80% स्टूडेंट जो यहाँ से निकला मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, जब भी हम किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अगर मेरे पास सी है, दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1/2। ठीक है, तो और अगर मुझे एन ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकाल दैट इज इक्वल टू 1 - 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन परसेंट में है तो हमें निकालना होता है 100 में से। ठीक है, 100% में से मुझे ये वैल्यू अब माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था इसमें। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक स्कूल है, फिर से एक स्कूल है। ठीक है, अब इस स्कूल में क्या हो रहा है कि जो भी बच्चा इसमें है वो एटलीस्ट 1 गेम खेलता है। ठीक है, एटलीस्ट 1 गेम जो है वो खेलता है। ठीक है, एटलीस्ट 1 गेम जो है वो प्ले करता है। अब इसके बाद हमारे पास जो दिया गया है वो है कि हमारे पास जो 3 गेम्स है वो है चेस। ठीक है, और दूसरा जो मेरे पास है दैट इज टेबल टेनिस। ठीक है, और तीसरा जो मेरे पास है दैट इज कैरम। अब चेस कितने खेलते हैं, चेस मेरे पास जो है 60 खेलते हैं, और टेबल टेनिस जो है मेरे पास 50 खेलते हैं, और जो मेरे पास कैरम खेलते हैं दैट इज 48। ठीक है, अब देखिए एन ऑफ सी, इसको मैं रखता हूँ सी, चेस जो है 60। अब टेबल जो है जो टेबल टेनिस है इसको मैं टी से रखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 50। और कैरम, क्योंकि इससे पहले हमें सी आया है तो इसको मैं रखता हूँ क्यू से, एन ऑफ क्यू जो है 48 के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, और जो फिगर्स हमारे पास है कि 12 जो है वो चेस और कैरम को खेलते हैं, यानी कि कैरम और चेस को भी खेलते हैं, यानी कि कैरम इंटरसेक्शन चेस। ठीक है, सॉरी यहाँ से कैरम जो है चेस और कैरम को खेलते हैं। ठीक है, चेस और कैरम को खेलते हैं, इनका इंटरसेक्शन वो 12 है। ठीक है, और इसी तरीके से एन ऑफ कैरम एंड टेबल टेनिस। ठीक है, यहाँ से कैरम और टेबल टेनिस वो 15 है, कैरम एंड टेबल टेनिस। ठीक है, वो कितने हैं, वो मेरे पास 15 है। और इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास 20 वाला है जो कि टेबल टेनिस और चेस के बीच में है, और दैट इज इक्वल टू 20। और हमें कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इन फिगर से हमें क्या अंदाज़ा लग रहा है कि हमें एक फॉर्मूला को यहाँ से यूज़ करना है, दैट इज एन ऑफ सी यूनियन टी यूनियन क्यू। वो फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है, और हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है यहाँ से निकलेंगे। वो फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए यहाँ पर, वो फॉर्मूला मैं यहाँ से कर देता हूँ, बहुत ही ईजी है। एन ऑफ सी यूनियन में इसको ऑर्डर में लिखता हूँ, सी यूनियन टी यूनियन क्यू। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ क्यू, और इसको माइनस करना होता है एन ऑफ सी। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन क्यू, एंड दिस इज माइनस एन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और फिर प्लस करना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है इसमें। ओके, तो एन ऑफ सी पहले में हम देते हैं 60 वैल्यू, फिर इसके बाद एन ऑफ टी दैट इज 50, और इसके बाद हमारे पास क्यू जो है वो है 48, और इसके बाद हमारे पास माइनस में है सी इंटरसेक्शन टी लास्ट में मेरे पास 20 है। ठीक है, एंड माइनस विद टी इंटरसेक्शन क्यू, तो वो मेरे पास 15 है, माइनस और सी इंटरसेक्शन क्यू जो कि मेरे पास 12 है। और इसके बाद लास्ट में मेरे पास है ये वाली टर्म, और जो कि मुझे पता नहीं है कि वो
क्या है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे रखा। चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ पहले। 60 and 50 दैट इज 110, 110 and 48 इज 158। तो यहाँ से मेरे पास 158 आ गया, 158 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने 158 लाया और माइनस किया यहाँ से 20 and 15 इज 35, 35 and 12 इज 47 माइनस, सॉरी यहाँ से प्लस है n ऑफ C इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन Q। और जब मैं इनको माइनस यहाँ से करता हूँ, 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है, और 15 में से 4 गए तो यहाँ से 11 निकला, ठीक है। सो 111 प्लस n ऑफ C इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन Q, क्योंकि ये मेरे पास जो लास्ट में टर्म मेरी इन इंटरसेक्शन वाली टर्म जो है ये मेरे पास बच गई, ठीक है। तो ये जो मेरे पास टर्म है ये बच गई। अब मुझे क्वेश्चन में क्या, 16 क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिनिमम नंबर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो लास्ट में हमारे पास जो टर्म है ना, ये जो n ऑफ C इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन Q, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कि ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो है C भी खेलते हैं, T भी खेलते हैं, Q भी खेलते हैं, यानी कि कैरम, टेबल टेनिस और चेस भी खेलते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है खेलेंगे, वो एक स्टूडेंट, तो कितने होंगे वो, तो इसको मिनिमम रखने के लिए हमारे पास कोई भी स्टूडेंट यानी कि 0 होना चाहिए, कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो तीनों जो ये जो गेम्स हैं नहीं खेलना चाहिए। तो इसका जो मिनिमम जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो है ना वो 111 ही होना चाहिए, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसका आंसर भी इसी पार्ट में ही रखा है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझोगे यहाँ पर, तो देखिए मैंने यहाँ से ग्राफ आपके लिए बना के रखा है। तो यहाँ से मेरे पास ग्राफ है, चलिए मैं इसको फॉर एग्जांपल चेस रखता हूँ C, ठीक है, और इसको मैं टेबल टेनिस रखता हूँ और इसको मैं रखता हूँ कैरम। और यहाँ पर मेरे पास जो C इंटरसेक्शन Q यानी कि C इंटरसेक्शन Q, ये जो बीच वाली ये जो मेरे पास ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, और ये कितना मेरे पास है, ये है 12, ठीक है। और ये जो C इंटरसेक्शन T है ये जो, और इसके बाद हमारे पास Q इंटरसेक्शन T है, और Q और T के बीच में जो इंटरसेक्शन है इसको मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। T इंटरसेक्शन ये जो मेरे पास है ये कितना है मेरे पास 15, ठीक है 15। और तीसरा जो मेरे पास है इसको भी मैं डिफरेंट कलर्स दिखाता हूँ ताकि आपको जो है इसमें दिक्कत नहीं हो। ओके, तो इसके बाद मेरे पास है T इंटरसेक्शन T यानी कि ये T इंटरसेक्शन C, ठीक है, ये जो है, ठीक है। तो ये कितना है मेरे पास 20, ठीक है, सबसे बड़ा यही है 20। ओके, अब हमें इसमें क्या ढूंढना है, ठीक है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब देखिए मैं इसको यहाँ से, अब मेरे पास ये है, ये कब मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं कि 111 यानी कि C यूनियन T यूनियन Q, इनका मैंने यूनियन किया तो मेरे पास 111 निकला, यानी कि पहले तो मेरे पास फिगर 111 है। अब मुझे देखना है ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये तीनों गेम्स को खेलते होंगे। अब वो जो यहाँ से ग्राफ पे मेरा इंटरसेक्शन वाला हिस्सा जो है वो ये है, ठीक है, ये मेरे पास इंटरसेक्शन वाला जो तीनों में यहाँ से मिल रहा है। अब ये कितना हो सकता है, अब ये इस पे हमें जो है 3 केसेस करने होंगे, और जो भी जो है 2-2 सेकंड में वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ये हमारे पास इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है। अब देखिए यहाँ से मेरे पास 15 है, यहाँ से मेरे पास 20 है, और यहाँ से मेरे पास 12 है। अब अगर मैं यहाँ से 20 लेता हूँ, चले मैं मान लेता हूँ ये जो N ऑफ C इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन Q जो है ये मेरे पास 20 है, यानी कि 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 गेम्स खेलते हैं, यानी कि वो तो बीच में लाई करेंगे, ठीक है, इस बीच में इसमें लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसमें हम 20 लेते हैं, इस इंटरसेक्शन वाले 20 में, यहाँ तो 15 ही है, तो कहाँ से 5 लाएंगे, और यहाँ से तो 12 है, तो कहाँ से 8 लाएंगे, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा जो हमने यहाँ से कंसिडर करते हैं ना, ये इंटरसेक्शन वाला, ये इंटरसेक्शन वाला, ये इंटरसेक्शन वाला, ये जो हिस्सा हम कंसिडर करते हैं, इसमें जो हमारे पास नंबर्स है ना वो है 20, 15 एंड 12, ठीक है। जब हम 20 को लेते हैं तब हमारे पास यहाँ से 15 है, यहाँ से 12 है, तो कैसे कहाँ से लाएंगे हम वो 5 और यहाँ से 8 लाएंगे। तो
इसी तरीके से अगर हम दूसरा यहाँ से लेंगे 15, ठीक है, और यहाँ से तो बिल्कुल आ जाएगा, और यहाँ से भी बिल्कुल, क्योंकि हमने 15 लाया लेकिन 12 में प्रॉब्लम होती है, तो सिंपली यहाँ पर 12 है। अब तीसरे, क्योंकि ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, अब 12 देखते हैं। अब यहाँ से तो 12 ले सकते हैं हम, और यहाँ से भी 12 ले सकते हैं, और यहाँ से भी 12 ले सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है ना, उसमें 12 सबसे लीस्ट नंबर है, ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है, ठीक है, और 11 भी हो सकता है, इवन 10 भी हो सकता है, 9 भी, इवन 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 12 से ग्रेटर नहीं, यानी कि 13 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती है। तब जाके हमारे पास अगर 13, तो इस वाले पोर्शन में हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि 12 ही स्टूडेंट्स हैं, तो एक को कहाँ लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 1 1 1 को हम करते हैं 12 को ऐड, तो यहाँ से कितना हमारे पास निकलेगा, दैट इज़ 111, दैट इज़ 123, ठीक है, तो 123 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल ये बस लॉजिकल क्वेश्चन था। आपको वेन डायग्राम में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको सेट थ्योरी में ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक पूरा लेक्चर लाऊं जो कि समअप करे इस सारे इस वेन डायग्राम के कंसेप्ट को, तो मैं आपको एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। अगर आपके कॉमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है फ़ायदा मिल सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो अगर फ़ायदा मिला है और आपको आपकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हुआ है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, प्रिपरेशन करते रहे। आगे सिलेक्शन पक्की है जब हम अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।